हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़, आई हैव टेकन वैक्सीन सो हैज़ माय मदर, डू नॉट बिलीव रूमर्स, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसे दूर करने के लिए कुछ मन की बात में बोला है कि कैसे वैक्सीन हेजिटेंसी दूर की जा सकती है। उन्होंने काउंसिल किया है लोगों को कि आप रूमर्स पर बिलीव ना करो और वैक्सीन लो, और साथ ही अपने नेबर्स को भी पर्सुएड करो कि वो भी जाके जो इनॉकुलेशन ड्राइव चल रही है अगेंस्ट कोविड-19 वो लें। फिर एक सर्वे किया गया जिससे ये पता चला है कि अगर फर्स्ट वैक्सीन लो तो भी कोरोना वायरस प्रिवेंट होता है, लेकिन अगर आपने अपने दोनों डोजेस ले रखे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2.9 लाख कोविड पेशेंट जो मुंबई में थे जिनको सर्वे किया गया बीएमसी के द्वारा, तो पता चला है जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले रखी थी उसमें से सिर्फ 26 लोग ही दोनों वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्टेड हुए, लेकिन फर्स्ट डोज के बाद लगभग 10,500 लोग इन्फेक्टेड हुए। तो मतलब अगर आप दोनों डोजेस ले रहे हो तो आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर थर्ड न्यूज़ है, फोकस्ड ऑन पाक रादर देन चाइना, इंडिया एंड टियर 3 है साइबर पावर। तो एक यहाँ पे साइबर पावर को लेके एक रिपोर्ट निकलती है कि साइबर कैपेबिलिटीज़ कितनी है कंट्री की, जो कि निकालता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। तो इंडियाज ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान फोकस्ड एंड रीजनली इफेक्टिव एंड नॉट ट्यून्ड टुवर्ड्स चाइना। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ से ये पता चलता है जो इंडिया की साइबर कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान फोकस्ड है लेकिन चाइना की तरफ ट्यून्ड नहीं है, और जो है हमारे पास साइबर कैपेबिलिटीज़ वो ज़्यादातर रीजनली इफेक्टिव है। तो अ कंट्री साइबर कैपेबिलिटीज़ हैव बीन असेस्ड इन 7 कैटेगरीज। तो बेसिकली 7 कैटेगरीज में असेस करते हैं। पहला स्ट्रैटेजी एंड डॉक्ट्रिन, सेकंड गवर्नेंस, तीसरा कमांड एंड कंट्रोल, चौथा कोर साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, उसके बाद साइबर एम्पावरमेंट एंड डिपेंडेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ग्लोबल लीडरशिप इन साइबर स्पेस अफेयर्स और ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी। तो ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। इंडिया टियर 3 में, टियर 1 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है, टियर 2 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इसराइल, रशिया, यूके, टियर 3 में इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। तो साइबर पावर को मेजर किया जाता है 7 पैरामीटर्स में, मैंने आपको बता दिया। तो इंडिया जहाँ पर स्लो है वो है साइबर गवर्नेंस। तो इट शुड बेटर हार्नेस डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स सेज द स्टडी। अब यहाँ पर ड्रोन का यूज़ करके अटैक किया गया इंडियन एयरफोर्स के बेसिस पे। तो जो अभी तक ये पॉसिबिलिटी तो थी कि ड्रोन्स को यूज़ करके अटैक किया जा सकता है, तो द यूज़ ऑफ अ ड्रोन टू माउंट अ टेररिस्ट अटैक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द कंट्री। तो इसके बारे में डिस्कशंस बहुत पहले शुरू हो गए थे कि ड्रोन का यूज़ करके अटैक किए जा सकते हैं। तो एक्सप्लोसिव गिराए गए थे जम्मू कश्मीर एयरबेस पे। अब हम देखेंगे एक और आगे न्यूज़ आई है कि इसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए थे, क्या क्या कमेटी थी, तो वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब जो मैंने आपको साइबर पावर से रिलेटेड न्यूज़ बताई थी उसमें इंडिया जो है वो 3rd ईयर में था, और उसके बाद ये देखा गया जो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन चाइना के साथ हुई है लद्दाख बॉर्डर के आसपास, तो उसके बाद से जो चाइनीज़ एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंडियन नेटवर्क्स के अगेंस्ट वो ज़्यादा उनकी इंक्रीज्ड सर्विलांस बढ़ गई है, हैज़ हाइटेंड इंडियन कंसर्न्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी। फिर इंडिया भी बहुत कंसर्न हो गया अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर जब से चाइना लद्दाख का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो द रिपोर्ट सेड दैट डिस्पाइट द जियो स्ट्रैटेजिक इनस्टेबिलिटी ऑफ इट्स रीजन एंड अ कीन अवेयरनेस ऑफ द साइबर थ्रेट इफ फेजेस, उसके बाद भी इंडिया ने कोई मॉडेस्ट प्रोग्रेस ही की है, बस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है साइबर पावर को लेकर। तो ये इस स्टडी में पता चला है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये जो है कि थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना है, जो कस्टोडियन म्यूजियम की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिसिंग नहीं है। एक एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया गया था विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जनवरी 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। तो वहाँ पर इन आर्टिफैक्ट्स को यूज़ किया गया था, इसलिए उनको लोन कर दिया गया था विक्टोरिया मेमोरियल को। तो जो रेड फोर्ट म्यूजियम के चीज़ें हैं वो कोई खोई नहीं है, आर्टिफैक्ट्स बस उनको लोन कर दिया गया। तो ऐसे लोन का प्रोविज़न होता है जिसमें MOU साइन किया जाता है बिटवीन द 2 ऑर्गेनाइजेशंस। फिर MOU जो होता है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, फर्दर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय ईयर। अब DCPCR एक स्टूडेंट को मिस्टेकनली एब्सेंट मार्क कर दिया गया था, उसकी वजह से बाद में उसको मार्क्स मिले भी तो कम मार्क्स मिले। तो इसमें ये कहना है बाई गिविंग हिम मार्क्स लोअर देन व्हाट ही इज स्कोर्ड, CBSE ने वॉयलेट किया है राइट टू एजुकेशन एंड डिप्राइव्स हिम ऑफ द वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट के अनुसार आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलती हैं, तो अगर आपने किसी भी बच्चे को कम नंबर दिए जितने उसे मिले थे तो इससे ये पता चलता है कि आपने उसको राइट टू एजुकेशन वॉयलेट किया है। तो ऐसा कोर्ट का कहना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे लिमिट्स ऑफ नया कश्मीर। तो अभी जो मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर, अब ऑथर ने बोला जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत ये बोला गया है जो असेंबली सीट्स है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू उसको 107 से 114 किया जाएगा। ठीक है, जम्मू में इससे पहले विच काउंटेड फॉर 37 सीट्स बिफोर द 2019 चेंजेस, तो 46 उसमें कश्मीर में थी, 4 लद्दाख में थी, प्लस जो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ पे 20 सीट्स थी, उस पर इलेक्शन नहीं होता था, पर सिम्बॉलिकली वो सीट्स थी।
तो अभी फिर से डिलिमिटेशन होने वाला है, तो ये हमें इंक्रीज सीट्स दिखेंगी। ऑथर ने बोला जम्मू कश्मीर में 1995 के बाद से कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। इंटरवीनिंग ईयर्स में एज इलेक्शन आवर इलेक्शन हैज shown including the district government council election in 2020 Jammu and Kashmir has become increasingly polarized into religiously identified regions। तो अतर का ये कहना अभी तक जो देखा गया है कि हर इलेक्शन दर इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक रीजन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आइडेंटिफाई होने लग गया है। When the Prime Minister invited the mainstream regional parties for talks, what stood out was the walk back from his earlier stand that the parties were irrelevant to the नया कश्मीर। तो ऑथर ने बोला जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 को ये बोला था जो नया कश्मीर होगा उसमें ये जो पार्टीज़ है वो इररेलेवेंट है स्टेट पार्टीज़। तो ऑथर ने बोला ये हम यू टर्न मान सकते हैं। तो इट वॉज एन आउट ऑफ कैरेक्टर मूव। मोस्ट ऑब्जर्वर ऑफ द मोदी शाह बीजेपी एग्री दैट द पार्टी डज नॉट डू यू टर्न्स, पर यहाँ पे यू टर्न देखते हुए दिख रहा है। That is why BJP camp followers who had bought into the vitriolic rhetoric against the Gupkar gang are aghast that the party is doing business with the same politicians। तो BJP camp followers का ऐसा कहना है जो गुपकार गैंग है जिसको बेसिकली गैंग का नाम दे दिया गया था, तो पार्टी उनसे क्यों बिजनेस करी उन पॉलिटिशियंस को जिनको इनकार्सरेट किया गया था कुछ टाइम पहले। अब ऑथर ने बोला है ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी है वो अब उसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि वहाँ से वापस कैसे आया जाए, जो भी डेवलपमेंट देखा था वो सब कैसे किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट सोच रही कि कोई एक वे आउट हो। उसके बाद टर्मोइल अफगानिस्तान में भी जैसे यूएस के ट्रूप्स बैक डाउन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के चलते गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सही होगा अगर हम स्टेट पार्टी से बात करते हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच पाकिस्तान माइट बी इन द ड्राइविंग सीट इन काबुल थ्रू द प्रॉक्सी ऑफ द तालिबान। तो तालिबान के साथ डील में पाकिस्तान तो बहुत ही हेल्प कर रहा है through the proxy of the Taliban before the end of this year। The situation on the line of actual control where the Chinese have adamantly stayed put the specter of a two front war। ऊपर से चाइना जो है वो टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है क्योंकि चाइना भी लद्दाख के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान वो यूएस ट्रूप्स अपने बैक डाउन कर रहे हैं। Therefore, the need to strengthen the ceasefire on the line of control and begin a dialogue with Pakistan as well as remove Kashmir from the agenda of US congressional hearings। और साथ ही साथ इंडिया ये भी चाहता है कि जैसे कश्मीर का एजेंडा यूएस के हेयरिंग्स में दिखाई दे रहा था, उनकी पार्लियामेंट डिस्कस करी थी, तो ये सारी चीज़ें ना है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा ये बेहतर होगा कि अगर हम वहाँ की पार्टी लीडर से बात करते हैं। Does present a compelling package of national security reasons for the sudden decision to engage these political parties। तो ऑथर ने बोला ये वही गवर्नमेंट है जो कि उससे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जो उसे करना है वो उसे करना। ऑथर ने बोला सेम गवर्नमेंट है जो वॉकआउट कर गई थी आरसीईपी के बाद, और साथ ही जो बांग्लादेश के साथ हमारी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है उसे भी ख़राब कर दी थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला के। प्लस इट सीम्स टू कैरी द बर्डन ऑफ डेमोस्ट्रेटिंग दैट इट कैन टेक ऑन इंटरनेशनल प्रेशर्स। और ऑथर ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ये प्रूफ करना चाहती है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर्स बेहतर तरीके से ले सकती है एज़ कम्पेयर टू इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी। इन एनी केस द गवर्नमेंट्स फर्स्ट एवर ऑल पार्टी मीटिंग लेक्ट बोथ द सब्सटेंस ऑन ऑप्टिक्स। ऑथर ने बोला लेकिन जो अभी मीटिंग हुई भी है उसमें कोई सब्सटेंस ऑप्टिक्स नहीं था, और ये जो रीएश्योरेंस थी रिटर्न टू नॉर्मेलिटी वो शायद ही हो। रादर इट वॉज द एम्फेसिस ऑन डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। और इस बात पर यही फोकस किया गया जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कराया जाए। जो वहाँ की लीडर्स है वो चाहते हैं कि वहाँ पे आर्टिकल 370 वापस आए, स्टेटहुड दिया जाए फिर इलेक्शन हो। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन और स्टेटहुड बाद में आएगा, पहले डिलिमिटेशन होके हम इलेक्शन करा देते हैं। तो ऑथर ने बोला इफ इट ऑल देयर इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी इन दिस न्यू फेज ऑफ एंगेजमेंट विद JNK's पॉलिटिकल लीडरशिप, इट इज़ द लिमिट्स ऑफ व्हाट कैन बी रिवर्स टू द प्री August 5, 2019 पोजीशन। तो ये गवर्नमेंट का रोड मैप है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, लेकिन इससे नॉर्मलाइजेशन आ नहीं सकता है। अब डाउरी ब्लैक स्पॉट, तो केरला में जो 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे उन्हें सुसाइड कर लिया था डाउरी के चलते। तो लास्ट वीक इसकी वजह से स्टेटस ऑफ वुमेन पर फोकस आया है। पावर रिलेशंस कैसे हैं फैमिलीज़ में, जेंडर डायनेमिक्स कैसी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या है केरला में। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं क्योंकि स्टेट का जो फेम्ड डेवलपमेंट नैरेटिव है कि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है, वहाँ के सोशल इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, उसके बाद भी डाउरी डेथ्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। तो अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जो चेयरपर्सन थी स्टेट वुमेन कमीशन वो बहुत उन्होंने एज अ एम्पैथेटिक अनएम्पैथेटिक बयान दे दिया था, उसकी वजह से पब्लिक आउटक्राई हो गई थी और उसके बाद से उन्हें रिज़ाइन भी करना पड़ा था। तो बहुत ही इनसेंसिटिव कंडक्ट था उनका पब्लिक टेलीविज़न पे। तो इससे ये पता चलता है जो अटेंशन मिलना चाहिए डाउरी डेथ्स और जेंडर डायनेमिज्म को वो नहीं मिल रहा है। पुलिस ने अब तक उस हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जो भी डेड वुमेन का था, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवर 50 डाउरी डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द स्टेट इन द पास्ट 5 ईयर्स। लेकिन 2020-19 में हमें कम डेथ दिखती हैं, लेकिन वो इसीलिए भी है क्योंकि
आउट ऑफ द कोर्ट रिजोल्यूशन हो जाता है. तो हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज केसेस डू नॉट रीच द कोर्ट सिंस फैमिलीज एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग केसेस प्रेफर टू नेगोशिएट अ रिजोल्यूशन आउटसाइड द लॉ. इसके अलावा जो केरला है वहाँ पे लेजिस्लेशन भी है उसके लिए, केरला डाउरी प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1961 में आ गया था. उसके बाद भी हम वहाँ देख रहे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा डाउरी डेथ्स हो रही. तो नाउ द चीफ मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड अ स्लीव ऑफ मेजर्स. तो अब चीफ मिनिस्टर और भी बहुत सारे मेजर्स ले गए. पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेकर आना है, एग्जिस्टिंग 24/7 हेल्पलाइंस चाहिए, एक अलर्ट और हेल्पफुल पुलिस होनी चाहिए, रिग्रेसिव टेंडेंसी दैट अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो सीम्स टू अवॉइड सोशल एक्सेप्टेंस. तो जो केस है डाउरी का वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ देखना चाहिए. विमेन ने केरला के सक्सेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, सोशल इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, लिटरेसी, एजुकेशन, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. उसके बाद भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीडरशिप में उनका रोल बहुत ज़्यादा कम है. अगर हम देखें तो केरला के लेजिस्लेचर्स में सिर्फ 10% से कम विमेन है. लोकल बॉडीज़ में हाँ वो आउटनंबर करती हैं मैन को, लेकिन अगर उनकी असेंबली में देखें तो विमेन बहुत ज़्यादा कम है. सिर्फ 21 मेंबर की स्टेट कैबिनेट में सिर्फ 3 मिनिस्टर्स ही विमेन है. अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट विमेन का अराउंड 20% है. एजुकेशन लेवल्स भले ही राइज करें लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है. विमेन को फोर्स किया जाता है कि वो अपने घर की 4 दीवारी में ही रहें और उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेने ही नहीं दी जाती है. जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन 1990s के बाद देखा गया उसके बाद उसकी वजह से कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से डाउरी और भी ज़्यादा लेना ट्रेंड बन गया है. तो इट विल टेक मोर देन एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशंस टू एंड द डाउरी सिस्टम. तो ऑथर ने बोला सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन जैसे 24x हेल्पलाइन और रेग्रेसिव मीजर्स को एंड करने से कुछ नहीं होगा. जो विमेन उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में उनकी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, तभी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऑथर का ये कहना है. तो इनफैक्ट रेजिस्टेंस अराइजिंग फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली विल बी मोर इफेक्टिव इन कर्बिंग द प्रैक्टिस. तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है औरतों का, तभी वहाँ पे डाउरी डेथ्स कम हो सकती हैं. यहाँ पे वाजपेयी मनमोहन डेथ, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल में है नहीं कि जम्मू कश्मीर के बारे में ही ये आर्टिकल है. ऑथर ने बोला पहले और प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि डीलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शंस करेंगे, उसके बाद स्टेट उड़ाएगा. तो ऑथर ने ये बोला जो कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स की जो डिमांड थी कि 370 वापस आना चाहिए, तो वो तो पता ही नहीं कब आएगा. उसके बाद फॉर द पास्ट 2 years मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज आर्ग्यूड दैट इट्स 2019 पॉलिसी चॉइसेस वर रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन. तो ऑथर ने बोला जब 5 अगस्त को डिसीजन लिया गया तो ये बोला गया था कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से डिसीजन लिया जा रहा है. पर ऑथर ने बोला सिक्योरिटी रीजन तो खत्म हो गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में तो सीज फायर हो गया है, इन्फिल्ट्रेशन भी कम हो गया है, मिलिटेंसी भी ड्रॉप हो गई है. लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वहाँ पे मिलिटेंसी भी ड्रॉप हो गई है. तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स अब रीजंस नहीं है ये करने के लिए तो स्टेटहुड अभी दे दो. तो द ओनली सेंस टू बी मेड ऑफ द इनडेफिनिट डिले इज दैट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल एंश्योर ऑफ द वैलीज पॉलिटिकल लीडर. तो ऑथर का ये कहना है कि वो चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए वो अभी उनको स्टेटहुड नहीं देना है. वो अभी इलेक्शंस कराना चाहते हैं, इलेक्शंस के बाद वो देखेंगे वहाँ पे कौन सी पार्टी आ रही है. तो अगर उनकी पार्टी है तब तो वो स्टेटहुड देंगे, लेकिन अगर उनकी पार्टी नहीं है तो वो यूनियन टेरिटरी के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिव फ्रॉम द वैलीज पॉलिटिकल लीडर्स हाउएवर रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक. ऑथर ने बोला जो रिस्पॉन्स था पॉलिटिकल लीडरशिप जम्मू कश्मीर की वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था. दे वर ऑफकोर्स बीइंग स्टेट्समैन लाइक इवन सो इट अपीयर्स दैट द मेजॉरिटी आर रेडी टू मेक सिग्निफिकेंट कंसेशंस. ऑथर ने ये भी बोला जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कंसेशंस करने के लिए भी तैयार थे. फॉर एग्जाम्पल स्टेटहुड को वो डीलिंग करने के लिए तैयार है. आर्टिकल 370 उनका ये है कि आप स्टेटहुड दे दो, बाकी स्टेट्स की तरह ही दे दो, भले आर्टिकल 370 मत रिस्टोर करो. तो इन अदर वर्ड्स द PAGD विल कंटिन्यू टू चैलेंज द रीडिंग डाउन ऑफ आर्टिकल 370. वो 370 को जैसे रीड डाउन कर दिया गया उसको तो चैलेंज करती रहेगी, पर उसको एक कंडीशन नहीं बनाएगी. इंडीड अकॉर्डिंग टू उमर अब्दुल्ला हिज पार्टी रिकॉग्नाइजेज दैट रीगेनिंग स्पेशल स्टेटस इज अ लॉन्ग हॉल, दैट इज अ ह्यूज कंसेशन. But whichever way the PAGD goes, the Modi administration's roadmap is fraught with risk. It does not matter how much money is thrown at the very parties or how many defections are engineered, the PAGD parties are likely to win the bulk of assembly seats. तो ऑथर का ये कहना है कि जो PAGD parties है वही बल्क सीट्स जीतेंगी. उसके बाद क्या होगा, जो होम मिनिस्टर होंगे वो बहुत सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर में वेस्ट करके यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. तो गिवन द इनॉर्मस इकोनॉमिक लॉस सफर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, ऑथर का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है क्योंकि 2019-20 में तो वो मिलिट्री लॉकडाउन की वजह से बंद था, फिर उसके बाद 2021 में वो कोविड की वजह से बंद रहा. तो वहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैली में थोड़ा पैसा खर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो वाई सक्सेसिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस रिपीटेडली सीक टू यूज मनी टू अवॉइड ग्रांटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ कनेंड्रम टू विच आई हैव येट टू फाइंड एन आंसर. तो ऑथर ने बोला जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने किया था, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया था और उनके पास करेज था कि वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करें. उसकी वजह से हमें 2003 से लेकर 2013 तक वहाँ पे शांति भी मिली.
तो द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरटर्न दोज गेम्स विद देयर यूनिलेटरल एक्शंस इन अगस्त 2019। अब ये हम देख रहे हैं जो वैली है उनका एलियनेशन हो चुका है इन सच सिचुएशन। तो ज़रूरी है वो ये है जो वाजपेयी ने स्टेप्स लिए थे 1919 में, वो ज़रूरी है। व्हेन ही स्टार्टेड टॉक्स विद कश्मीरी डिसिडेंट्स, उन्होंने कश्मीरी डिसिडेंट से बात करना शुरू किया था, पाकिस्तान से बात करना शुरू किया था। साथ ही फील्ड समिट्स के बाद भी, वायलेंस के बढ़ने के बाद भी उन्होंने अपना परसिस्टेंस लगाए रखा कि वो बात करेंगे, बात करके चीज़ें ठीक करेंगे। उसके बाद जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल तक हम देख सकते हैं एक डेकेड ऑफ पीस था। A clear commitment to statehood followed by elections might begin a process of confidence building. A union territory assembly will not. तो ऑथर ने बोला अगर पहले स्टेटहुड दे दिया जाए उसके बाद इलेक्शन किया जाए तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकता है। तो देन द वन पोटेंशियली पॉजिटिव आउटकम टू इट्स मीटिंग इज दैट होम मिनिस्टर विल सेट अप अ पैनल। ऑथर ने बोला सिर्फ एक ही पॉजिटिव आउटकम है इस मीटिंग का, वो ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो डिटेन कर रखा उसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा, क्या उन्हें छोड़ दिया जाए या नहीं छोड़ा जाए। मोदी कैन स्टिल अडॉप्ट द रोड मैप डेवलप्ड बाई वाजपेयी एंड सिंह, इट वुड बूस्ट द ऑनगोइंग इंडिया पाकिस्तान टॉक्स। तो ऑथर का ये कहना है जो वाजपेयी मनमोहन सिंह का प्लान था उसको यूज़ किया जा सकता है वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने के लिए। अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे कि ड्रोन का यूज़ किया गया था IAF पर अटैक करने के लिए, तो सेंटर अब स्ट्रिक्टर रूल्स ला सकता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के लिए। In the backdrop of the drone attack at the Indian Air Force base in Jammu, the Ministry of Civil Aviation could potentially look at making the existing regulations for unmanned aircraft systems more stringent. Government officials का ऐसा कहना है। जो करंट ड्रोन रूल्स हैं उससे इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है ड्रोन्स के बारे में कि कौन मैन्युफैक्चरर, कौन इम्पोर्टर है, कौन एंड यूज़र है, लेकिन जो ड्रग ड्रोन्स हैं वो हमेशा नॉन कंप्लाइंट होंगे। इसलिए टाइटन रेगुलेशन ज़रूरी है एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। 2019 में हमने देखा ड्रोन अटैक हुए थे सऊदी अरेबियन के ऑयल इंस्टॉलेशंस पे। The Indian government had expedited the process to come out with guidelines to counter रग ड्रोन्स। तो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी अब गाइडलाइंस के साथ आ रहा है कि कैसे रग ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाए। तो इन गाइडलाइंस को इशू किया गया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। जो स्मॉल ड्रोन्स हैं उनको मिलिट्री डोमेन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही प्रोलिफरेट हो रहे हैं। जो इससे पहले रेट था उससे बहुत ज़्यादा बैटल फील्ड कमांडर्स में यूज़ हो रहा है, प्लैनेट्स अलाइक में। तो इससे हम देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक्स एक नया तरीके का टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए अब यूज़ किया जाएगा फॉर प्लेसेस ऑफ क्रिटिकल नेशनल इंपॉर्टेंस। एक मॉडल होगा जिसमें प्राइमरी और पैसिव डिटेक्शन यूज़ किए जाएंगे जैसे कि रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड कैमराज। इसके अलावा सॉफ्ट किल और हार्ड किल मेजर्स भी यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल RF जैमर्स, GPS स्पूफर्स, लेज़र एंड ड्रोन कैचिंग नेट्स वर ऑल्सो सजेस्टेड टू बी इंस्टॉल्ड। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इंडिया जापान फ्रेंडशिप मोर रेलेवेंट फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी इन द एरा ऑफ कोविड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर उनमें बातें हुई थी जिसमें जापानीज जेन गार्डन काइजन एकेडमी खुल रही है अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में। तो आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग ए जापानीज जेन गार्डन काइजन एकेडमी, तो ये आपको पता होनी चाहिए लोकेशन क्या है। तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि हमारे जो कल्चर है वो दोनों का कल्चर सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल टाइज है, साथ ही कॉमन विजन है फ्यूचर के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारी चीज़ें बोली गई। अब प्राइवेसी मीन्स ऑन सोशल मीडिया, तो जो 2 वर्ल्ड के बिगेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर, तो वो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के साथ उनके लॉगर हेड्स पर है वो, क्योंकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है जो मेजर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो वहाँ पर किसी पर्सन को अपॉइंट करें, कंप्लाइंस मैकेनिज्म करें, ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज बताएं। पर इन टेक जाइंट्स का ये कहना है कि इसके कारण जो उनकी कंपनी के रूल्स हैं वो वॉयलेट होंगे। जैसे कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन चलता है, तो अगर गवर्नमेंट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज मांगेगी तो उनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेव आवर सीन प्रोटेस्ट ये लंदन में चल रहा है। तो सेव आवर सीन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फॉर्म किया गया था म्यूज़िक और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो म्यूज़िक और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स है UK में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए सेव आवर सीन प्रोटेस्ट लंदन में चल रहा है। अब ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इमेजेस नहीं देगा जो ईरान की न्यूक्लियर साइट से IAEA को। तो JCPOA से निकलने के बाद जब बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए थे ईरान के ऊपर, तो ईरान ने JCPOA की सारी कंडीशंस मानने से मना कर दिया था। फाइनली वो इमेजेस देने से भी वो मना कर रहा है। तो जो अभी बेसिकली माना जा रहा था कि टॉक्स वापस से रिवाइव होंगी, क्योंकि ईरान में भी नए प्रेसिडेंट आए हैं और USA में भी जो बाइडेन आ गए हैं। लेकिन अब तेहरान ने जैसे डिसीजन ये किया कि वो इमेजेस नहीं शेयर करेंगे, तो उसकी वजह से जो ये एफर्ट्स थे उनको एक सेटबैक लगा है। तो मॉनिटरिंग ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द न्यूक्लियर डील, जो कि JCPOA था। एंड विदाउट फर्म कमिटमेंट्स एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद IAEA, तेहरान इज अनलाइकली टू गेट द सैंक्शंस वेवर इट नीड्स। अब नेटिव अमेरिकन्स को क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं
उनको क्लाइमेट चेंज का बहुत ही ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक उनका डिसलोकेशन तो होता ही था। वाइल अदर कम्युनिटीज स्ट्रगल ऑन अ वार्मिंग प्लेनेट, नेटिव ट्राइब्स आर एक्सपीरियंसिंग एन एनवायरमेंट पेरिल exacerbated by policies first imposed by the white settlers and later the United States governments. तो जो क्लाइमेट चेंज है इस क्विकली मेकिंग दैट मार्जिनल लैंड अनइनहेबिटेबल, तो वो जो रहते हैं वो बहुत ही लीस्ट डिजायरेबल लैंड पर रहते थे, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो धीरे धीरे उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो कोस्टल इरोजन की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से जो ट्राइबल लैंड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो नेटिव कम्युनिटीज़ को अब इनलैंड मूव करने पड़ रहा है। तो कंपाउंडिंग द डैमेज फ्रॉम इट्स पास्ट डिसीजन, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमेशा से नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़ को नेग्लेक्ट करती हुई आई है। उनकी सब स्टैंडर्ड हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड बना दे रहा है कि वो ऐसे क्लाइमेट शॉक से कोप अप कर पाएँ। अब यहाँ पर एक अपॉइंट किया गया था मिनिस्टर उनके यहाँ, तो देव हॉलैंड, द फर्स्ट इंडिजीनियस कैबिनेट सेक्रेटरी टू रन द इंटीरियर डिपार्टमेंट। तो पहली बार उनके यहाँ कोई ऐसा सेक्रेटरी बनाया गया था इंटीरियर डिपार्टमेंट को देखने के लिए। क्वालिटी फोकस टू हेल्प इन सेटिंग ह्यूमेन फिजिकल पॉलिसी, तो इसमें ये बोला गया आरबीआई स्टडी में जो क्वालिटी कंसिडरेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी, कि आप गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं, गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है। तो इन इंडिया इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्वालिटी कंसिडरेशन विद इन फिजिकल मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इज द की। तो अगर स्लेंट देखें तो क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी को फोकस करने की ज़रूरत है फिजिकल पॉलिसी में, तभी ही रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो इफ द स्लेंट टुवर्ड्स एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन द कंडक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी कैन बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनटू अ वे ऑफ लाइफ, द साइलेंट रिवॉल्यूशन विल बी कंप्लीट। तो ये बोला कि अपार्ट फ्रॉम सेटिस्फाइंग द सिंप्लिसिटी एंड इजीली कम्युनिकेबल नॉर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एक्सपेंडिचर रूल्स, तो एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, कैपिटल पे करना है, रेवेन्यू पे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो ये सारी चीज़ें सोच कर करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वांटिटी से मैटर नहीं करता, क्वालिटी आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले प्लानिंग कमीशन थी, वो इतना सारा पैसा स्टेट्स को देती थी, लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला। फिर एक रिसोर्स पैराडॉक्स वाली चीज़ होती है, पैराडॉक्स ऑफ रिसोर्स की, जहाँ पर रिसोर्सेज है वहाँ पर ही सबसे कम डेवलपमेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को चलते आरबीआई की स्टडी में ये पता चला है कि हम अगर क्वालिटी देख कर खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करें, कहाँ हम 1 रुपये लगाएंगे तो हमें 100 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हेल्थ सेक्टर में तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।